चलो बेटा इधर ध्यान दो। लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। आपने ओम्स लॉ पढ़ा, इसमें यह कहा गया था इफ द फिजिकल स्ट्रक्चर और डायमेंशन ऑफ द मटेरियल रिमेन्स सेम द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। जिसको आप इस तरह से बता सकते थे, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और इसमें दिया हुआ है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह से फॉलो अप होना चाहिए। किसी भी कंडक्टर में, मान लो ये कॉपर का वायर है, अगर मैं इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाता हूं तो करंट बिल्कुल इसी तरह से बढ़ना चाहिए हर कंडक्टर में, ऐसा हम सोचते हैं। मगर हमें कुछ अदर ही ऑब्जर्वेशंस देखने को मिले। जैसा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन या हमारा पहला लिमिटेशन हम लोग कह सकते हैं, पहला ऑब्जर्वेशन या पहला लिमिटेशन भी कह सकते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, जब V वर्सेस I का मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो मैंने ये देखा कि जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से गया। एक्सपेक्टेशन क्या थी कि यहां से वो सीधा जाएगा, ये थी एक्सपेक्टेशन कि यहां से वो स्ट्रेट लीनियर उसके अंदर चेंज आएगा। मगर हमने क्या देखा कि ये थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड हो गया, है ना, या फिर मैंने गलत बना दिया है, ये गलत बना दिया, ऐसा होना चाहिए था। ऐसा, या फिर अगर मैं यहां पे I लेता हूं और यहां पे V लेता हूं, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अब ये क्या नजर आ रहा है बेटा, ये क्या नजर आ रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो, शुरू में करंट भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, मगर आगे जाके आप क्या देख रहे हो, अ लार्ज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट्स अ स्मॉल चेंज इन करंट। आप पोटेंशियल डिफरेंस, आपने तो क्या कहा था कि जैसा जैसा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसा वैसा करंट बढ़ेगा। मगर यहां अगर मैं देखूं, अगर आपको ग्राफ की सही नॉलेज है तो आपको शायद वो चीज समझ में आया होगा। देखो ये V, ये I, और जब मैंने ग्राफ को ऐसा प्लॉट किया, ये देखो कर्व कैसा ऐसा गया। तो अगर मैं यहां तक देखूं, यहां से देखूं, ओके, देख पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज देखना और करंट का चेंज देख। तेरा पोटेंशियल यहां से यहां गया और करंट कहां से कहां गया, इतना ही। इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, देखो ऑलमोस्ट जितना पोटेंशियल में डिफरेंस उतना ही आपका क्या आ रहा था, करंट आ रहा था। मगर इसके बाद कुछ अलग ही देखने को मिला कि आप देख रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस में सिग्निफिकेंट बड़ा चेंज आया है, मगर करंट में बहुत ही कम चेंज आया। आपने इतना ज्यादा ताकत लगा दी, बैटरी ने इतनी ज्यादा ताकत लगा दी, फिर भी करंट बढ़ा नहीं। अब ऐसा क्या कारण है, इसी को लिखने का एक और तरीका है। अब आपने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस दी है, आप क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, मगर आप देखो इसके बाद क्या नजर आ रहा है, कर्व सीधा बढ़ रहा है, क्या उसने ऐसा बेंड कर लिया। मतलब क्या, अगेन वही बात होगी, अ लार्ज चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस विल क्रिएट अ स्मॉल चेंज इन करंट। तो ऐसा क्या हो गया कि भैया तुमने बैटरी का तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मतलब इस कंडक्टर में पहले मान लो 100 वोल्ट की बैटरी लगी थी, है ना, फिर मैंने उसको क्या करा, 100 से बढ़ाते बढ़ाते, यहां से 100 था, जब मैं हर बार 10 वोल्ट का 10 वोल्ट की बैटरी पोटेंशियल बढ़ा रहा था तो करंट तुम्हारा मान लो 5 एम्पियर से बढ़ रहा था। पोटेंशियल 10 से बढ़ा है, करंट 5 से बढ़ा, पोटेंशियल 10 से बढ़ा है, 5 से बढ़ा है ना, बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पुश करो इस हाथ से, कुर्सी की आवाज थी क्या। तो देखो अब क्या है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे बढ़ा रहे, है ना, मगर मैं यहां इसके बाद क्या देख रहा,
कि मैंने बैटरी का पोटेंशियल फिर से 10 से बढ़ाया, मगर करंट बढ़ा सिर्फ 1 एम्पियर। अरे मैं फिर से 10 से बढ़ाता हूं, मैं देखता हूं अरे यार अभी भी करंट 1 एम्पियर से ही बढ़ रहा है ना, बल्कि और 0.5 एम्पियर से बढ़ रहा। तो अब ये क्या है, ये तो करंट बढ़ नहीं रहा है ऐसा, मतलब करंट के रास्ते में क्या आ रही, रुकावट, और उसी रुकावट को इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ गया। बोले ऐसा क्यों हुआ, तो उसके पीछे का कारण है टेम्परेचर। तुम जब ज्यादा करंट फ्लो करते हो तो यहां पर ज्यादा एनर्जी का फ्लो होता है, जिसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर की हीट जो है, हीट होता है वो, उसकी हीट होने की वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। और उस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से अब करंट के रास्ते में रुकावट हो गई और वो अब करंट कम फ्लो हो रहा है। तो ये हमने देखा पहला लिमिटेशन, कि इस तरह से देखते हैं हम लोग। और ऐसा है जैसा हम मार्केट में देखते हैं, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जो ओम्स लॉ को सही तरह से फॉलो करते हैं, एटलीस्ट यहां तक तो फॉलो करते हैं। ऐसे डिवाइसेस को कहा जाता है ओमिक डिवाइस। क्या कहा जाता है बेटा, ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस, ओमिक डिवाइस वो होते हैं बेटा जो पूरी तरह से आपके ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नहीं पूरी तरह से, एटलीस्ट इस लेवल पे तो फॉलो करते हैं कि भले भले ही वो थोड़ा सा कर्व को बेंड करेंगे, मगर बहुत आगे जाके जब करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तब ऐसा सीन होगा। ठीक है, अब ये था पहला लिमिटेशन। अब दूसरा लिमिटेशन क्या देखने को मिला, दूसरा लिमिटेशन ये देखने को मिला हमें कि हमारे आसपास कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो ओम्स लॉ को बहुत ज्यादा वायलेट करते हैं, और उनका जो नेचर है वो बहुत ज्यादा अलग है। जैसे कि अगर मैं उनका V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक्स देखता हूं, V वर्सेस I कैरेक्टरिस्टिक्स देखता हूं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलाता है इसको ग्राफ को, तो ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। क्या बताओ, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है क्या, लीनियर है क्या इंक्रीज इसमें, बिल्कुल नहीं। और अगर सपोज करो मैं उस बैटरी को, उस डिवाइस को बैटरी उल्टी करके लगाता हूं, उस डिवाइस को बैटरी उल्टी करके लगाता हूं, तो मुझे तो उसका बहुत ही अलग किस्म का फिर वेरिएशन नजर आता है ना। आपने शायद स्पेशल बैच में देखे थे, मैंने पढ़ा चुका हूं इस डिवाइस के बारे में। एनी आइडिया कौन सा डिवाइस है ये, नहीं याद, ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन डायोड। डायोड पढ़े हो ना, जो लोग थे उनको मालूम होगा डायोड का ऐसा ग्राफ था, है कि नहीं। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बैटरी को अपोजिट कनेक्ट करने पे उसका नेचर बहुत ज्यादा अलग आता है, वो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और बैटरी को उल्टा लगाने पे, किसी एक पोजीशन पे उल्टा लगाने पे वो थोड़ा कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो ये भी एक ओम्स लॉ का लिमिटेशन था। जब ओम्स लॉ जिसने डिराइव किया, जैसे ओम्स साहब से जब पूछा गया ऐसा क्या है कि कुछ मटेरियल्स में हम लोग इस तरह का नेचर देखते हैं, जब हम देखते हैं कि एक बैटरी को एक पर्टिकुलर पोजीशन में लगाया जा रहा है, तो यार उस कंडक्टर से करंट अच्छे से आसानी से फ्लो हो जा रहा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत हुई थी, बाद में बहुत करंट तेजी से इंक्रीज हो गया था। मगर उसी डिवाइस को मैंने जब बैटरी उल्टा लगाया, तो वो तो भैया वो सीधा करंट रोकने का काम कर रहा है ना, रिवर्स बायस, याद है फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस करे थे अपन ने। तो बोले भैया ये ऐसा क्यों है ना। तो ये एक लिमिटेशन बन के आया उनका सामने। और जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, आइडियल में हर पोटेंशियल के लिए एक यूनिक करंट की वैल्यू होती है, या हर करंट के लिए एक यूनिक पोटेंशियल होता है। मगर हमारे पास कुछ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, उनका अगर मैं करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं, तो करंट वर्सेस अगर पोटेंशियल का ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा बनता है। करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ अगर बनाते हैं हम लोग तो ऐसा बनता है। यहां क्या नजर आया कि ग्राफ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ा रहे वैसा वैसा करंट बढ़ रहा। यहां तक हमें ओम्स लॉ फॉलो होते हुए नजर आ रहा है। मगर इसके बाद क्या देखा आपने बेटा, ये करंट लीनियरली इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, इसमें वेरिएशन आ रहा है, यहां पे बदलाव आ रहा है ना। तो ठीक है, ये भी लीनियरली इंक्रीज नहीं हो रहा।
प्लस उसके बाद क्या देगा बेटा, अब आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो तो करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ऐसा देखने को मिलता है सिर्फ एक ही मटेरियल में, फिलहाल गैलियम आर्सेनाइड में। आप क्या देखते हैं, एक यूनिट करंट के लिए यहां पर पोटेंशियल की दो वैल्यूज आ रही है। यहां क्या देखे थे बेटा आपने, हर करंट के लिए पोटेंशियल की एक ही वैल्यू आती थी, हर करंट के लिए पोटेंशियल की एक ही वैल्यू होती थी। मगर यहां क्या देखे आपने इस ग्राफ में, हर करंट में करंट के लिए यहां पर पोटेंशियल के दो वैल्यूज है ना। अब जैसा कि ओम्स लॉ डिराइव करने वालों से जब पूछा गया कि जरा इसको बताओ तो डिस्क्राइब करके ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो उसके बारे में भी उनको कोई नॉलेज नहीं थी। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये तीन लिमिटेशंस आ रहे हैं हमारे ओम्स लॉ को लेकर, कि हमें तीन फिनोमिनाज है जो ओम्स लॉ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पाया या नहीं कर सकता, है ना। इसके बावजूद इन कंपोनेंट्स को बहुत भारी भरकम लेवल पे हम डिवाइसेस में, अपने जो आमतौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं उन सब में यूज होता है। जैसे कि आप एसी जो देख रहे हैं उसमें ये डिवाइस मौजूद है, जो कि जैसे कि डायोड है ना, ये वाला, ये गैलियम आर्सेनाइड वाला डायोड एलईडी वो दिख रहा जो आपको लगा हुआ वहां पे। हमारे मोबाइल फोन्स में जो एलईडीज है, ये पूरा सिस्टम है ये, तो ये पूरा गैलियम आर्सेनाइड, ये ऐसे डायोड्स मिलकर बना है। तो ये भले ही ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे क्या, नहीं। ओम्स लॉ जिसको बोला जाता है कि मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मदर लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मगर फिर भी उसको भारी भरकम लेवल पे यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक मल्टीपर्पज काम करता है। अब वो कैसे करता है, क्या करता है, ये हम लोग ने सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ा था या पढ़ेंगे, ठीक है। अब पढ़ लो लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए बेटा, रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके सामने नोट्स में पेज नंबर 12 पे एक टेबल दिया हुआ है। टेबल को हम लोगों ने तीन सेक्शंस में डिवाइड किया है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लैटिनम, मर्क्यूरी, निक्रोम, अलॉय और निकल, आयरन जो भी है, उन सब के अलॉय का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। साथ ही साथ उसके साथ वाले टेबल में आपको कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर की वैल्यूज भी दी गई है। फिर सेमीकंडक्टर्स आया आपके पास अगला, कार्बन, ग्रेफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी और कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है। इंसुलेटर में प्योर वाटर, ग्लास, हार्ड रबर। अब आप सोचते होंगे वाटर तो कंडक्टर होता, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता, नहीं, सॉल्ट वाटर होता, प्योर वाटर नहीं, है ना। हम लोग जो सादे पानी में देखते हैं करंट फील होता है, वो इस वजह से उसमें सॉल्ट मिक्स होता है ना। तो सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट द प्योर वाटर। ग्लास, हार्ड रबर, सोडियम क्लोराइड और फ्यूज्ड कॉर्ड्स, ये सब हम लोग ने यहाँ देखा, ये ग्रुप ऑफ आपके इंसुलेटर्स है और उनकी रेजिस्टिविटीज की वैल्यू आपको दी गई है। आप देख सकते हैं सारी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर पॉजिटिव नंबर्स है और कंडक्टर्स में सारी रेजिस्टिविटी 10 टू द पावर निगेटिव नंबर्स है ना। तो हम लोग जो देखते हैं, जो रेजिस्टिविटी होती है हमारी, आपके अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, दे रेंज फ्रॉम अराउंड 10 रेज टू पावर -8 ओम मीटर से लेकर 10 रेज टू पावर -6 ओम मीटर तक चलती है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। और वहीं अगर मैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं, दे आर जस्ट इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 रेज टू पावर 18, मतलब मैं कह सकता हूं 10 रेज टू पावर 10 ओम मीटर से लेकर, उल्टा बोल दिया मैंने, ये रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की है ना। और ये आएगा फिर आपका इंसुलेटर 10 रेज टू पावर 10 से लेकर 10 रेज टू पावर 12 ओम मीटर। ये हो गई कंडक्टर्स की और ये हो गई बेटा इंसुलेटर्स की। अमजद, जज़ाकल्लाह। तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी और हमारे सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है समवेयर इन देयर बिटवीन होती है। रेजिस्टिविटी बेसिकली डिपेंड करती है आपके दो बातों पे, एक तो मटेरियल पे, कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से रेजिस्टिविटी बदलती रहती है, और साथ ही साथ वो डिपेंड करती है आपके टेम्परेचर पे भी, है ना। अब देखो कैसा है, हम लोग देखते हैं हमारे आसपास जो मटेरियल मौजूद है, जैसा हम लोग जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग जो रेजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं बेटा, बेसिकली वो दे आर ऑफ टू टाइप्स।
एक होता है आपका वायर बेस्ड और एक होता है कार्बन बेस्ड। वायर बेस्ड में क्या होता है, एक सिलेंडर जैसा शेप होता है, उस पर वायर लपेटा होता है बहुत सारा। आप जानते हैं कि आपने पढ़ा है कि सादा वाला वायर जो करंट कैरी कर रहा है, बेटा दुल्हन के जैसा मुझे मुंडी झुका के क्यों बैठा हो, सीधा कड़क बैठना। कब से देख रहा देखो। हाँ खैर, हाँ हो गया बाद में, है ना। अभी बीच में गैप मिलेगा ना, फुल छेड़ना उसको। हाँ भाई, मगर दिल का तो मजबूत है ना तू, है ना। लड़के लोग छेड़ने पे आए तो भाई बहुत डेंजर। हाँ मैं क्या बोल रहा था, हम लोग जो आसपास में रेजिस्टिव मटेरियल्स यूज करते हैं या रेजिस्टिव डिवाइसेस जो यूज करते हैं, दे आर फॉलोइंग इन द टू कैटेगरीज। सम आर वायर बेस्ड एंड सब आर कार्बन बेस्ड। वायर बेस्ड में क्या होता है, देख तुमने पढ़े रेजिस्टिविटी के बारे में, जब अपन वो रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ओम्स लॉ के अंदर ही पढ़ रहे थे कि जितना तुम वायर की लंबाई को बढ़ाओगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता चला जाए। तो आइडियली होता क्या है, रियोस्टेट में उसमें एक वायर लपेटा होता है ऐसा, है ना, और एक क्लिप होता है जो उसके पर ऐसा घूमता है। पूरा सिलेंडर में यहां से लेके वहां तक के वायर होता है। मैं लाने वाला था, घर पे है मेरे, भूल गया लाना। वायर का एक हिस्सा, या फिर हम लोग जो भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, एक हिस्सा वायर के एक हिस्से से कनेक्टेड होता है और दूसरा हिस्सा, दूसरे डिवाइस का दूसरा हिस्सा, यहां पर एक वायर जो क्लिप घूम रहा ना, उसके ऊपर नट रहता है, उस पर लपेटा हुआ होता है। मान लो कि मैंने इसको ऐसा रखा, आपके सिलेंडर ये जो क्लिप है ऐसा रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सामने वाला डिवाइस इतने वायर से कनेक्टेड है, इतने वायर से कनेक्टेड है, और ये क्लिप को मैंने आगे बढ़ाया, इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाला डिवाइस कितने वायर से कनेक्टेड है, इतने वायर से कनेक्टेड है। क्या नोटिस किया आपने, वायर की क्या बढ़ गई, लंबाई, और लंबाई बढ़ गई तो क्या बढ़ गया, रेजिस्टेंस। तो तुम जितना उसको आगे ऐसा सरकाते जाओगे, उस वाले डिवाइस को उतना ज्यादा रेजिस्टेंस मिल जाएगा। उसको बोलते हैं रियोस्टेट। और रियोस्टेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ऐसा आपने देखे थे, याद होगा, इससे पहले भी अपन ने यूज किया है ना। ये रियोस्टेट, ये बताने का मतलब होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको आप ऐसा भी बता सकते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है। अगर मैं इसकी एक्चुअल पिक्चर बताऊं आपको रियोस्टेट की, देखो बेटा ये है रियोस्टेट, ये दिख रहा है आपको एक सिलेंडर जैसा, आपको बताऊंगा, देखो दिख रहा है सिलेंडर जैसा वायर लपेटा हुआ है इसके ऊपर पूरा, और एक क्लिप है जो आगे पीछे से रख रहा है। ये वाला वायर एक इधर लगता है, इस साइड में, ये जो दिख रहा है ना इधर का पार्ट, और दूसरा इसमें दिख नहीं रहा, उधर साइड से होगा वो, शायद से इस पे लगता है वो, और हम लोग उसको आगे पीछे इस तरह से वेरी करते रहते हैं। ओके, देखिए आप बेटा, यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल शेप जैसा दिखता है ना, ये इस पर स्लाइड होता हुआ आगे पीछे, कल लेके आता हूँ इंशाल्लाह, मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह आगे पीछे वो स्लाइड होते रहता है यहाँ पे। जनरली ये जो वायर होता है, ये अलॉय से बनता है, अलॉय ऑफ कॉन्स्टेंटाइन मैंगनीन। बेटा बस 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 बस, छिछोरपंती मत करो, थोड़ा सा तुम्हारे साथ फ्री है तो सर पे चढ़ते यार। तीन चीजों, तीन मटेरियल को मिलाकर एक अलॉय बनाया जाता है और उससे ये वायर को बनाया जाता है, और क्लिप को फिर आप आगे पीछे सरका के इस पर रेजिस्टेंस बदलते हैं। मगर ये टाइप का जो रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली ये आप लेबोरेटरीज में इस्तेमाल करते हैं, कमर्शियल पर्पज में नहीं। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उसमें जो आप इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, जो मटेरियल या डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, दैट इज बेसिकली कार्बन बेस्ड। कार्बन बेस्ड रेजिस्टर होता है। अगर आपके पास कोई भी एक आध सर्किट होता टूटा फूटा, मैंने रखा था सर्किट, देखता है क्या, अमजद, अमजद, अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्या टूटा फूटा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो टूटा फूटा खराब है, एक्सटेंशन बॉक्स या कुछ भी, चक्री, चक्री वगैरह,
कोई टूटा फूटा चार्जर मैं तोड़ने वाला हूँ, मैं तो बता बेटर रहेगा। तो कार्बन बेस्ड रेजिस्टर आप देखिए छोटा सा, इधर ध्यान दो बेटा, छोटा सा इस शेप का होता है वो थोड़ा, और उस पे 4 बैंड्स नजर आएंगे आपको, ऐसे 4 कलर के पट्टियां नजर आती, कलरफुल पट्टियां होती है। इधर ध्यान दो रे, 4 ऐसे कलरफुल पट्टी होती है। ये जो पहली 2 पट्टी है इसे कहा जाता है कोड बैंड, ये दोनों कोड बैंड होते हैं। तीसरे नंबर की जो होती है मल्टीप्लायर, और चौथे नंबर का जो होता है वो होता है टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस मतलब कम ज्यादा, ऊपर नीचे कुछ वैल्यू, जो 100% तो एक्यूरेट नहीं रहेगा, मगर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है ऊपर नीचे। असल में ये आपको जो कलरफुल पट्टियां होती है वो क्या बताती है, इंजीनियरिंग वाले खासतौर से ध्यान दें, ये आपको बहुत काम में आने वाला है। तो जो कलरफुल पट्टी होती है ये बताती है कि सामने वाला रेजिस्टेंस है ना कितने ओम का है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। अब कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हमें एक टेबल है वो याद रखना पड़ता है। किसी का है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी है क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी 12th में इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहता है वो है क्या किसी का, नहीं है, सीएस है तुम लोग का, कंप्यूटर साइंस सीएस, उसमें नहीं है आई थिंक शायद से, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नहीं, उसमें भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिलेबस आ नहीं रहा क्या आजकल, अरे उसमें तो पूरा था, ये सब चीजें रिपीट होता था, ये जो अपन पढ़ते ना सब उसमें एक्चुअल रिपीट होता था, और बहुत फायदा होता था बच्चे, ये जो इन लोग को दोनों का इलेक्ट्रॉनिक्स था, ओसामा और अतीक का, खैर छोड़ो। तो इसमें हमको एक टेबल याद रखना पड़ता है। देखो मैं यहां पर कलर लिखने वाला हूं, यहां कोड लिखने वाला हूं, यहां मल्टीप्लायर की वैल्यू लिखने वाला हूं, और ये चौथे टेबल में टॉलरेंस लिखने वाला हूं। सबसे डार्केस्ट कलर कौन सा होता है, ब्लैक, उससे थोड़ा सा कम डार्क ब्राउन, और अब मैं कहूंगा, अब आपको याद रखना है ये फेंक दो, काम का नहीं, वो क्या है, खराब है ये पक्का खराब है, तोड़ के ला दे, पक्का ना, पेचकस है, पेचकस पेचकस, चलो 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 ठीक है, जब तक अपन ये इसकी तैयारी करते, नहीं बता। अब क्या करो, सबसे डार्केस्ट कलर क्या है, इधर ध्यान दो, बस इनफ, सब ब्लैक, थोड़ा सा लाइट ब्राउन। अब अपने को वो 7 कलर के नाम याद करो जो हमेशा सिखाया गया स्कूल में, विबग्योर है ना, विबग्योर। अब आपको विबग्योर लिखना है उल्टा, नीचे से ऊपर, विबग्योर, बस इंडिगो कलर हटा के, है ना। तो उल्टा अगर मैं देखूं तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये इसको हटा के बस, तो आएगा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लू, वायलेट, वायोलेट, ओके ओके, हाँ नरेंद्र पेचकस रख दे, इनफ हो जाएगा। हाँ इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो, ये हो गया। फिर आपको सबसे लाइटेस्ट कलर लिखना है, ग्रे एंड व्हाइट। ये जो कलर्स है, ये सारे के सारे जो कलर्स मैंने लिख कर दिया है, ये एक बार सीक्वेंस याद रखना, ब्लैक, ब्राउन, फिर विबग्योर उल्टा, इंडिगो छोड़कर, है ना, ग्रे एंड व्हाइट, ये सब कोड एंड मल्टीप्लायर कलर्स है, कोड एंड मल्टीप्लायर कलर्स, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ कलर्स आते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एंड एट लास्ट नो कलर।
नो कलर। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे ब्लैक का कोड क्या रहेगा, 0। अगर ब्लैक कलर हम मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10⁻0। ब्राउन के लिए 1, मल्टीप्लायर की तरह इस्तेमाल किए तो 10⁻1। रेड के लिए 2, मल्टीप्लायर के लिए इस्तेमाल किए तो 10⁻2। ऑरेंज के लिए 3, मल्टीप्लायर के लिए इस्तेमाल किए तो 10⁻3। येलो 4, मल्टीप्लायर के लिए इस्तेमाल करें तो 10⁻4। ग्रीन के लिए 5, मल्टीप्लायर के लिए इस्तेमाल किए तो 10⁻5। ब्लू के लिए 6, मल्टीप्लायर के लिए यूज किए तो 10⁻6। कोड के लिए करें तो 7, मल्टीप्लायर के लिए यूज किए तो 10⁻7। ग्रे के लिए आपका 8, मल्टीप्लायर के लिए यूज हुआ तो 10⁻8। व्हाइट के लिए 9 और 10⁻9। ओके, अब ये था कोड एंड मल्टीप्लायर का सेगमेंट। अब आखिरी आता है आपका टॉलरेंस वाला। अगर हमारा चौथा बैंड, जिसको हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस बैंड, अगर वो गोल्डन कलर का हुआ तो उसका होगा टॉलरेंस ±5%। अगर वो सिल्वर कलर का हुआ तो उसका वैल्यू होगा ±10%। और अगर वो कोई भी कलर नजर नहीं आया तो वो उसका मीनिंग हुआ ±20%। अब ये क्या बताना चाह रहा है वो देखो, जैसे नोट से मुझे बताओ जो आपको दिया गया है वो कौन सा कलर दिया हुआ है, रेड 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 सिल्वर। अगर मान लो इस तरह से आपके पास है रेड रेड सिल्वर, नहीं सॉरी क्या है, जो ट्रिपल रेड है ना, तो रेड 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 और सिल्वर। अगर ये ऐसा है तो ये हमें कलर बताएगा कि इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, ये वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। कैसे, ये दोनों काय के लिए होते हैं बेटा, कोड होते हैं। पहले के दो कलर बैंड्स क्या होते हैं, कोड। तो ढूंढो कि रेड कलर का कोड क्या है, 2 है। तो ठीक है, तो मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस मेरा ये आएगा, एक मिनट, रेजिस्टेंस क्या आएगा, 2 2। ध्यान दो बेटा इधर, 2 2, इसका कोड लिख दिया मैंने। फिर आगे मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लायर के लिए क्या है बेटा, 10⁻2। अगर मैं इसे एज अ मल्टीप्लायर यूज करता हूं तो 10⁻2। प्लस माइनस कितना परसेंट बोल रहा, हाँ ये कौन सा है, सिल्वर। सिल्वर के लिए क्या है बेटा, 10%, है ना, प्लस माइनस 10%। अच्छा 10% किसका, इसका। अच्छा ये कितना हो रहा है बेटा, 2200, है ना, ये कितना हुआ बेटा, 2200 हुआ ना। 2200 का 10% क्या होता, 220 220 ओम। तो ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका क्या है बेटा, रेजिस्टेंस है। मतलब ये बता रहा इसकी जो वैल्यू है 22 ओम है, जिसमें कम ज्यादा 220 ओम का वैल्यू हो सकता है ना। अगला एक और आपको बैंड दिया हुआ है वहां पे, बोलो क्या कलर दिया है इसमें, येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड। तो येलो वायलेट ब्राउन गोल्ड, है ना, ये आपको 4 कलर्स दिए गए। बताओ येलो का कोड क्या है, 4, वायलेट का 7। अब ये तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लायर। पहले दो क्या होता है, कोड, तीसरा क्या होता है, मल्टीप्लायर। तो 10⁻1 प्लस माइनस गोल्ड बोले तो कितना परसेंट, 5%। ठीक है, 470 का 5% क्या होगा, पहले 10% बोलो। 470 का 47 का आधा 23.5 तो 23.5 ओम। तो मैं यहां लिख सकता 470 प्लस माइनस 23.5 ओम। आया समझ में, ठीक है। चलो अब एक काम करो, आप पूरा रीड करो जब तक मैं आपको कार्बन रेजिस्टर बताता हूं उसमें से ओपन करके।